हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल का प्रारंभिक एग्ज़ाम के लिए प्लेटफॉर्म सेट प्रैक्टिस का विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया? तो बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्यों में 1937 ईस्वी को चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1937 में जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने कितने जगह पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए हैं। तो 5 राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए थे। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। 3 राज्यों में सरकार में शामिल हुई थी तथा 5 राज्यों में खुद का सरकार बनाई थी। अगर पूछा जाए बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। इस 1937 का चुनाव के बाद जो भी नेता उभरे थे उनमें से जो मुख्यमंत्री बनाया गया उन्हें प्रधानमंत्री के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, इस वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तथा इसके पश्चात श्री कृष्ण सिंह बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन किया। तथा अगर पूछा जाए बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया? क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम आम चुनाव कब कराया गया? तो बिहार में 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव कराया गया था। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 52 के बीच हुआ था। और बिहार में पूछा जाए तो 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। अगर हम बात करें लोकसभा का गठन का, तो 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन किया गया। और वही राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को गठन किया गया। राज्यसभा 3 अप्रैल को और लोकसभा 17 अप्रैल को 1952 में दोनों की गठन की गई। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग और हल्का देख लेते हैं कि हाउस ऑफ पीपुल्स का नाम बदलकर कब लोकसभा कर दिया गया? तो हाउस ऑफ पीपुल्स का नाम 1954 में बदलकर लोकसभा कर दिया गया। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तथा एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? ये तो आप लोग जानते होंगे कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। अगर भारत में पूछा जाए तो टोटल भारत में 739 ज़िले हैं। अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ज़िले हैं जो कि 75 है। और बिहार में प्रमंडल की बात की जाए तो बिहार में 9 प्रमंडल है, जिसमें सबसे छोटा प्रमंडल भागलपुर है। अगर बात की जाए कि बिहार की सबसे नवीनतम ज़िला कौन है, तो अरवल ज़िला जो 38वां ज़िला है सबसे नवीनतम ज़िला है। बिहार का राजकीय पशु की बात की जाए तो वह बैल है। राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय फूल की बात की जाए तो गेंदा का फूल है। और राजकीय वृक्ष पीपल तथा राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। अगर बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या की बात की जाए तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। वही बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है तथा बिहार में ही लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है और वही बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। और बिहार में विधान परिषद भी है तथा इसी वजह से बिहार में विधानसभा की भी सदस्यों की संख्या ध्यान रखना होगा जो कि 75 है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो बिहार के सर्वप्रथम यात्रा रॉल्फ फिच के द्वारा किया गया था, जो कि अकबर के शासनकाल में भारत आया था।
चलिए देखते हैं कुछ हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगर बात की जाए कि जहांगीर के दरबार में टॉमस रो कब आया था, तो 1615 ईस्वी में टॉमस रो आया था तथा हॉकिंस 1609 ईस्वी में आया था। दोनों जहांगीर के काल में आया था। हॉकिंस 1609 ईस्वी में और सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था। अगर भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम के बारे में पूछा जाए तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए, उसके बाद डच लोग आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए तथा उसके बाद फ्रांस आए, फ्रांसीसी लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण है, महापाषाण क्या है, तो महापाषाण इसका आंसर सी हो जाएगा, मृतकों का प्रागैतिहासिक स्मारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसमें हम लोग कुछ डिस्कशंस भी करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक का जो स्तंभ कौशाम्बी में स्थित था और टोपरा में था, उन्हें दिल्ली लाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक था। इन लोगों के जब दिल्ली सल्तनत जिस काल में कुछ विभागों का स्थापना किया गया था, इन विभागों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इनके द्वारा दीवान बंदगान, दीवान खैरात तथा दीवान इस्तिहाक की स्थापना की गई थी। वही अगर दीवान अर्ज की बात करें तो बलबन के द्वारा दीवान अर्ज की स्थापना किया गया था जो कि सैन्य विभाग से संबंधित था। वही दीवान कोही का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था जो कि कृषि विभाग से संबंधित था। और लास्ट बट नॉट लिस्ट दीवान मुस्तखराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीवान मुस्तखराज वित्त विभाग था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इन्हें हम लोगों को काल के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमृतसर की घटना कब हुई। तो अमृतसर की घटना 1919 में हुई। चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ। वही चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। तो सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ जो कि सी है। और चंपारण सत्याग्रह के बाद अमृतसर की घटना 1919 में हुआ तो सी ए। इसके बाद मोपला का विद्रोह हुआ 1921 ईस्वी में डी। और लास्ट में चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें मोपला विद्रोह का तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 ईस्वी में जो कि मुस्लिम किसानों का जमींदारों एवं अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह था, उसी को मोपला विद्रोह कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। अगर हम बात करें जैन धर्म की तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदायों में बटा था। प्रथम जैन संगीति की बात की जाए तो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था जिनमें जैन साहित्य का भी संकलन किया गया प्रथम जैन समिति में। अगर कल्पसूत्र नामक पुस्तक की बात करें तो इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो कुषाण वंश के शासकों का अधिकार था।
बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजगीर, इसका आंसर ये हो जाएगा, राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में किस भाषा में लिखी है? मतलब बाबर के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई है तुजुक बाबरी, वह किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो फरगना में बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। तुजुक बाबरी पुस्तक भारत के बारे में ही उसमें वर्णन किया गया है, बाबर का जो तुजुक बाबरी है। अगर बाबर के बारे में बात करें कि भारत पर बाबर का प्रथम अभियान कौन था, तो 1519 ईस्वी में भेरा और बाजौर के यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध किया गया अभियान ही भारत पर प्रथम अभियान था। तो बाबर भारत पर प्रथम अभियान कब किया था? तो 1519 ईस्वी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये कान्हेरी की गुफा है जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कन्हेरी की गुफा कन्हेरी जो है साल्सेट द्वीप पर अवस्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो सरदेशमुखी जो था वह 1/10 भाग वसूला जाता था। शिवाजी के बारे में हम लोग देखते हैं, शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। अगर वही पूछा जाए क्वेश्चन मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन थे, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक माना जाता है। अगर सबसे महान पेशवा की बात की जाए तो बाजीराव प्रथम जो है वह सबसे महान पेशवा थे, और सबसे अंतिम पेशवा बाजीराव सेकेंड थे। सबसे महान पेशवा बाजीराव प्रथम और सबसे अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा बालाजी बाजीराव ही थे। बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे। अगर हम लोग कुछ और देखना चाहते हैं नादिर शाह के बारे में, तो नादिर शाह ईरान का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही आक्रमण किया था, जो कि 1739 ईस्वी में था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किए। नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली थे। ये जो अहमद शाह अब्दाली हैं वो नादिर शाह के ही सेनापति थे। अहमद शाह अब्दाली ने लगभग 1748 से 1768 के बीच भारत पर 8 बार आक्रमण किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितने बार आक्रमण किए, तो 8 बार आक्रमण किए 1748 से 1768 के बीच में। लेकिन अगर पूछा जाए नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया, तो 1739 ईस्वी में किया। अहमद शाह अब्दाली जो थे वह नादिर शाह का सेनापति थे, और अहमद शाह अब्दाली जो था मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पानीपत के युद्ध के बारे में पूछा जाए तो आप लोग तो जानते ही होंगे, 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ये 4 राज्य होते हुए बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगर हम बात करें इनकी सहायक नदियों की, तो कोयना और तुंगभद्रा कृष्णा नदी के सहायक नदी है। भाषा के आधार पे अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो भाषा के आधार पे सर्वप्रथम
1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य की गठन की गई थी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को बनाया गया। अगर कृष्णा नदी पे बात करें तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस झील को बिहार का पहला व देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह है कांवर झील, जो कि बेगूसराय में अवस्थित है। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश की बात करें तो यूके है, और वही अगर सर्वाधिक रामसर साइट भारत में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, जो कि 10 है। चलिए फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा सिंचित होता है? तो यह राज्य है तमिलनाडु। अगर सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की बात करें तो दक्षिण भारत है, इसमें तमिलनाडु सर्वाधिक है। अगर वही उत्तर भारत की बात की जाए तो उत्तर भारत में नलकूप से सिंचाई किया जाता है। भारत में अगर सिंचाई की बात की जाए तो मुख्यतः 4 प्रकार से सिंचाई की जाती है। कुआं के द्वारा भी सिंचाई किया जाता है, दूसरा जो है नलकूपों के द्वारा किया जाता है, जो कि उत्तर भारत में किया जाता है, तीसरा तालाबों के द्वारा, तथा जो चौथा है वह नहरों के द्वारा भारत में सिंचाई की जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, हम लोग देखते हैं हंगुल जो है, हंगुल कहाँ निवास करते हैं? तो हंगुल जो है दाची ग्राम में, तो इसका हो जाएगा 2। टाइगर या बाघ कहाँ है? तो सुंदरवन में, सुंदरवन इसका 3 हो जाएगा। भारतीय सिंह इसका हो जाएगा गिरिवन, यानी गिरवन जो गुजरात में है। राइनोसेरस काजीरंगा, तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा, इसका हो जाएगा आंसर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? तो सतोपंथ ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो लद्दाख में स्थित है। अगर उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से अगर पूछा जाए कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहीं से भागीरथी नदी निकलती है, जो आगे अलकनंदा नदी से मिलती है देवप्रयाग में, वहीं से यह गंगा के नाम से जानी जाती है। सियाचिन की जो बात की जाए तो वो सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, वहाँ पे सैनिक छावनी भी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो भारत की देन शून्यकाल है, जो कि भारत के द्वारा 1962 में इसे शुरू किया गया था। शून्यकाल जो है वह प्रश्नकाल के बाद का समय को शून्यकाल कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 की अगर बात करें तो इसके अधीन राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपना हस्ताक्षर करते हैं तथा हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक अधिनियम बन जाती है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 111 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अर्थ में किया गया है, राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया गया है। अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना है वह संविधान का दर्शन एवं कुंजी है। जब किसी विषय पर विवाद होगा तो अंततः प्रस्तावना को ही आधार मानकर न्यायालय फैसला देती है। हमारे प्रस्तावना में अब तक मात्र एक बार संशोधन किया गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या है? मतलब वित्त आयोग की संस्तुतियाँ क्या क्या है? वित्त आयोग की संस्तुतियाँ तो सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत या अस्वीकृत कर दी जाती है।
मतलब अगर वित्त आयोग की संस्तुतियाँ जो है वह सरकार सुविधानुसार स्वीकार भी कर सकती है या तो अस्वीकार कर सकती है। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 के अधीन वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का कार्य जो है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के संबंध में प्रतिवेदन देना है। अभी 15वां वित्त आयोग जो चल रहा है उनके अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद से अगर त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री होते हैं वह प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अगर एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरा मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु की स्थिति में भी मंत्रिमंडल विघटित हो जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह है 1935 के अधिनियम के तहत भारत को एक संघीय ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया। भारत का संविधान संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण है, जो असाधारण स्थिति में एकात्मक हो जाता है और साधारण स्थिति में संघात्मक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सिफारिश पे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री कोई संस्तुति मतलब सलाह, अगर प्रधानमंत्री कोई सलाह राष्ट्रपति को देते हैं तो क्या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं? तो यहाँ पे 2 ऑप्शन खुलेंगे। अगर प्रधानमंत्री अल्पमत है तो राष्ट्रपति संस्तुति मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, लेकिन अगर बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश हो तो राष्ट्रपति बाध्य होंगे उनके सिफारिश को मानने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, तो कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अधिकृत पूंजी पे ही की जाती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की संगठन करने के लिए निर्देश देती है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है, जो कि गांधीवादी दर्शन पे आधारित है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्ग क्या है? तो एक मार्ग और इको मार्ग, ये दोनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक मार्ग जो है शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करता है। जो भी खाद्य वस्तु है उसका शुद्धता सुनिश्चित करता है एक मार्ग। लेकिन वह इको मार्ग की बात की जाए तो इको मार्ग जो है कोई उत्पाद पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने वाला है या नहीं है, इसको प्रमाणित कौन करता है? इको मार्क करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर हम लोग देख लेते हैं। एक मार्ग क्या है? तो गुणवत्ता गारंटी की मुहर है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर। 29 नंबर हम लोग देखते हैं। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। अगर भारत में जनजातियों की बात की जाए तो भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भील। लेकिन गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, भील सबसे बड़ी जनजाति है। क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं, भील जनजाति और गोंड जनजाति। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। वही भारत की सबसे बड़ी दूसरी जनजाति कौन है? मतलब कि दूसरा नंबर पर सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य में भारत की अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो यह केरल के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है?
तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य ये तो भाग लेते हैं, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं, लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य ये भी भाग लेते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो आर्टिकल 34 में निर्वाचन मंडल का चर्चा है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। वही भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 के अधीन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगर निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो 55 आर्टिकल में है, और वही अगर निर्वाचक मंडल की बात करें तो आर्टिकल 54 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आधारभूत और उपभोक्ता के वर्गीकरण के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक कौन हैं? तो यह पुस्तक कौन लिखे हैं? तो रशीद किदवई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मांग निक्षेप कहते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का प्रथम व्यावसायिक बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था, अवध व्यावसायिक बैंक जिसे कह सकते हैं। इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुआ था। और वही पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक था, जो कि 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का सबसे पुराना बैंक की बात करें तो इलाहाबाद बैंक था, जो कि 1865 में इसकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो सिर्फ कटौती प्रस्ताव है जिसका संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव के अगर बारे में हम बात करें तो जब बजट पेश होता है तो उस पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं, और ऐसा में वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा ही करते हैं, जो कि 3 प्रकार के होते हैं: प्रतीक कटौती, नीति कटौती एवं मितव्ययी कटौती। निंदा प्रस्ताव जो होता है वह अगर सरकार दोषपूर्ण कार्य कर रहा है तो उनके नीतियों को सुधार करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। इसी प्रकार से अगर स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कटौती प्रस्ताव, जो कि संघीय बजट से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार शेष कहते हैं दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। इसका आंसर बी हो जाएगा। अवमूल्यन का अर्थ ही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में किसी देश की मुद्रा का मूल्य को कम करना। भारत में अगर बात की जाए तो अभी तक 3 बार अवमूल्यन हुआ। 1949 ईस्वी में हुआ था, 1966 में हुआ और 1991 ईस्वी में हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या 20 है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है। तिब्बत में पामीर के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में है?
तो इसका आंसर बी हो जाएगा अजंता, जो कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो देवेंद्र झरझरिया जो है जेवलिन थ्रो से संबंधित है, या पद्म भूषण प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम पैरा एथलीट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, कौन सी मानसून प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगर लौटते हुए मानसून की बात करें तो उत्तर पूर्व मानसून, लौटते हुए मानसून को ही उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है, जिससे सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक मात्रा में उत्तर पश्चिम भारत जो है, उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम भारत सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर है, तो हम लोग देख लेते हैं। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर हीराकुंड बांध की बात की जाए तो यह महानदी पर है। हनुमान बैराज बांध कोसी नदी पर है। कोसी नदी को ही बिहार के शोक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश भारत की सबसे पूर्वी छोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित का सही कालक्रमानुसार क्या है? माने कि इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। उसके बाद सोवियत संघ संधि, भारत सोवियत संघ संधि 1971 ईस्वी में हुआ। शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ। शिमला समझौता 1972 में, ताशकंद समझौता 1966 में। तो 4 हो जाएगा सबसे पहले, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और फराक्का समझौता तो सबको मालूम होगा 1975 में हुआ था, लेकिन अंतिम रूप से 1996 भी मान सकते हैं। तो सबसे लास्ट में फराक्का समझौता हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3 ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन लॉस एंजल्स में किया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार से डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मार्च 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? तो यह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में नासा द्वारा जारी 10 नए अंतरिक्ष यात्री की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें अनिल मेनन को शामिल किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद जुड़ जाती है। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो है वह एक कॉपर सल्फेट प्लस Fe जो है, इसके बाद देखिए यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए। इसका आंसर ए हो जाएगा। वही अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की, जो कि मनीला में है, और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है, कहाँ पे मिलती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में ही मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। इन वनों में रोजवुड,
आबनूस, महोगनी आदि वृक्ष जो मिलते हैं वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ही देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, हम लोग पीछे भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। सेट जब हम प्रथम सेट डिस्कस किए थे उसी में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सवाना आता है जो कि अफ्रीका में है, कंपोज ब्राज़ील में है, लानोज वेनेजुएला में है। ये तीन जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। वही अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय की बात करें तो अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका वेल्ड, एशिया, मध्य एशिया और यूरोप दोनों में स्टेपी पाए जाते हैं जो कि शीतोष्णकटिबंधीय है। वही ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो है वह शीतोष्णकटिबंधीय है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। स्पंज क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज क्या होता है? तो स्पंज एक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगेगा आदि। जल कब बहने लगेगा? जब आयतन बढ़ेगा, मतलब घनत्व कमेगा। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर हम ग्राफ से देखते हैं तो इस तरफ हम आयतन रखते हैं और इस तरफ टेम्परेचर रखते हैं। तो देखिए जब इस टाइप से ग्राफ पर बनता है जब हम वाटर को हीट करते हैं तो सबसे न्यूनतम जो पॉइंट है यह 4 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब कहने का अर्थ है कि जल 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन बढ़ने लगता है, तथा जब 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाता है तो भी आयतन बढ़ने लगता है। ये 4 डिग्री है, अगर गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ेगा, ये आयतन है। और 4 डिग्री से नीचे हम गर्म करेंगे तो भी आयतन बढ़ेगा। तो इसका अर्थ है कि 4 डिग्री से ऊपर करे या 4 डिग्री से नीचे करे आयतन बढ़ेगा दोनों स्थिति में। जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होते हैं, जिसके कारण जल का आयतन 4 डिग्री पर सबसे कम होता है। तो इसीलिए इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए या 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से रोकता है। वही ठोस CO2 को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। CO2 के कारण ही ग्रीन हाउस वायुमंडल में बनता है जो कि वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। अगर ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैसों की बात करें तो उसमें CO2 हो जाएगा, CH4 मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड भी और N2O भी, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में N2O दे देगा, कभी कभी नाइट्रस ऑक्साइड दे देगा। ओजोन भी है जो कि ग्रीन हाउस गैस का में योगदान देता है, फ्लोरोकार्बन भी है। तो ये सब गैसें जो है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट में सम्मिलित गैसें हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन है? तो यह चमगादड़ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चमगादड़ जो है पराशराय तरंगे को उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्यों? क्योंकि यह केशिकीय क्रिया परिघटना के चलते होता है। तो इसका 59 का आंसर डी हो जाएगा। ब्लॉटिंग पेपर भी स्याही को शीघ्र सोख लेता है केशिकत्व के कारण ही। लेकिन अगर वर्षा के बूंद की बात करें कि वर्षा की बूंद गोल पृष्ठीय तनाव के कारण ही गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइबोसोम्स की संरचना में क्या होता है? तो राइबोसोम्स की संरचना में RNA और प्रोटीन दोनों होता है। राइबोसोम्स को ही प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? यक्ष्मा मतलब टीबी जो होता है, टीबी नहीं टीबी। तो यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिफैप्सिन।
डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण है। धूलकण के कारण ही विसरण होता है। जब प्रकाश की किरण मार्ग में पड़े धूलकण या जल बिंदु के कारण, जल बिंदु भी होता है, जल बिंदु के कारण चारों तरफ बिखर जाता है, तो इसी को ही प्रकाश का किरणन या बिखराव भी कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। वही एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है देखिए हम लोग देखते हैं, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। सही नहीं है। अच्छा, तापमान के, हाँ ये तो सही है। एक मिनट, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, सही है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये गलत लग रहा है। देख लेते हैं हम लोग, पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। जैसे 63 का आंसर सी ही होना चाहिए। जैसे आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, और आर्द्र वायु के बढ़ने से वायु का घनत्व घटता है, जिससे वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है, ऐसी दशा में ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई पदार्थ गर्म करने पर फैलता है और जिसमें घनत्व गर्म करने पर कम हो जाएगा अगर फैल रहा है तो इसका आंसर इस तरह से सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? तो यह तुलसी है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने की स्पष्ट किया जाता है, तो यह उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के कारण सांपों में अंगों का लोप हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक पिंड पर दो बल नीचे के चित्र के अनुसार लगाए जा रहे हैं, पिंड किस दिशा की ओर गति करेगी? तो इधर भी 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यह किसी तरह भी या जाएगी नहीं, गति नहीं करेगी, एक जगह स्थिर रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स जब बराबर लग रहा है तो न्यूटन का थर्ड नियम भी हम इसे कह सकते हैं कि अगर बराबर एक्शन है तो रिएक्शन बराबर होगा। तो न्यूटन के चर्चा भी हम लोग कर लेते हैं कुछ। अगर न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो यह जड़त्व का नियम था, द्वितीय नियम है जो बल के व्यंजन का नियम है, और तृतीय नियम समवेग संरक्षण का नियम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, क्वथन होता है। क्वथन क्या होता है? तो क्वथन एक निश्चित तापक्रम पर, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग समाप्त कर लेते हैं अभी से। 68 क्वेश्चन, सोडियम 1122 से एक बीटा उत्सर्जित करने के बाद बनने वाला पदार्थ कौन है? तो अगर एक बीटा उत्सर्जित कर देंगे तो मैग्नीशियम बनेगा Mg, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आपसी आकर्षण होता है वह क्या कहलाता है? तो आपसी आकर्षण को ही असंजक बल कहते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम रेड लाइट में, लाल प्रकाश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्त होता है, तो कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्त काल अनंत होता है। कृत्रिम उपग्रह की बात कर रहे हैं। अगर सरल लोलक की बात करें तो इसकी फार्मूला आवर्तकाल की होती है T क्या होती है? 2π√L/g। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगर पूछा जाए कि गर्मी के मौसम में सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि सरल लोलक के आवर्तकाल क्या होगा?
अगर गर्मी में बात करें तो लंबाई गर्मी में क्या होगा, बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। वही ठंड के मौसम में लंबाई घटेगा, और जब लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घट जाएगा, तो घड़ी क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। अगर हम सरल लोलक को चंद्रमा पर ले चले जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा क्या होगा, घट जाएगा, G/6 हो जाएगा, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, घड़ी सुस्त हो जाएगी। ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में चिन्हित उपकरणों के नाम लिखें। तो देखिए क्या क्या है। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या है, वोल्ट मीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए में हो जाएगा। आमीटर जो है वह विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक ऐसा उदाहरण जिससे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तब विद्युत धारा से बल्ब का जलना स्पष्ट स्थानांतरण को दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके दोलन काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहती है, इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, 26,400 जूल हो जाएगा इसका आंसर। इस पे आप लोग फार्मूला कौन लगाइएगा ये हम बता देते हैं। विद्युत ऊर्जा खपत का फार्मूला होता है P/T। P मीन्स शक्ति गुने समय। शक्ति को हम क्या लिख सकते हैं, V गुने I गुने T। तो यहाँ से आप वैल्यू रखकर बता सकते हैं, तो हम बना ही देते हैं। विद्युत ऊर्जा खपत V, I एंड T तीनों का मल्टीपल होगा, तो वोल्ट कितना है, 220 है, और कितना एम्पियर धारा बह रही है, 0.2 एम्पियर, और टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट, जिसको हमको सेकेंड में बदलना होगा। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 26,400 जूल आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज का सेट प्रैक्टिस यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ जीके जीएस का ही डिस्कशन कर रहे हैं। मैथ के लिए हम मैथ को टॉपिक वाइज पहले स्टडी करवाएंगे, उसके बाद हम मैथ का क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व करवाएंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स हमसे जुड़ने के लिए।